अगर ये खबर सही है तो ये एक सैड डेवलपमेंट है। एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी वहां पर चल रही थी, जिस तरीके से वो सरकार डेवलपमेंट की तरफ चल रही थी, वो अब एनआरकी की तरफ बढ़ रही है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने दिन से हिंसक घटनाएं हो रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ बढ़कर इतनी हत्याएं हो चुकी हैं और एक अस्थिरता का माहौल बन गया है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे है, इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी तरीके से एक स्टेबिलिटी लाएंगे, क्योंकि वो रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके हमारे नेबरहुड में इस तरीके की अस्थिरता देश के लिए भी हानिकारक है। क्या देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन, मैं मानती हूं कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, मैं इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दूंगी। हमारे कुल्लू जिला में जो मनाली में हमारा सबसे ज्यादा नुकसान जो एनएच को हुआ था, वो सिंगल लेन के लिए रिस्टोर कर दिया गया है, बिंदु ढाक पे भी और रायसन शहर पे भी। वो पॉइंट्स थोड़े वल्नरेबल रहेंगे क्योंकि थोड़ी सेटलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर उस पर रेगुलर काम होता रहेगा। अभी के लिए वो वन वे ट्रैफिक के लिए खुल दिया गया है। साथ ही साथ सैंज में भी हमारी असेसमेंट का काम पूरा हो गया है और प्रॉपर्टी लॉस जो है उसका आकलन वगैरह कर लिया गया है। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा लॉस हुआ था वो निर्मंड एरिया में हुआ था। बागी पुल में एक अपडेट है कि 2 लोगों का सस्पेक्टेड था मिसिंग का, वो कंफर्म हो गया है कि 2 लोग हमारे ऊपर से मिसिंग है, जो एडिशनली नहीं मिल रहे। एक ठियोग का एक बंदा था और एक रामपुर का। सो आवर मिसिंग काउंट हैज गॉन अप टू 11 और एक जो बॉडी रिकवर हुई है। 12 लोग हैं टोटल। इसके साथ साथ जो फाइनल आकलन है उसमें बागी पुल और उस एरिया में कोयल तक पूरे एरिया में 20 पुल बहे हैं, जिसमें से 4 पीडब्ल्यूडी के थे और बाकी सारे हमारे लोकल पुल से। वहाँ पे टेम्परेरी रेस्टोरेशन जो बागी पुल के पॉइंट की है वो फॉरेस्ट के द्वारा कर दी गई है और साथ ही साथ एक स्पैन भी लगा दिया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। और जो ब्रिज का काम है, बेली ब्रिजेस हमें मिल गए हैं दोनों लोकेशंस पे दो लोकेशंस पे बेली ब्रिज लगाए जा रहे हैं और उसका काम शुरू हो गया। हफ्ते के एंड तक 2 बेली ब्रिजेस यहाँ लॉन्च हो जाएंगे, सामान साइट पे पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लोग श्रीखंड यात्रा से वापस आते हुए ऊपर थे, वो ज्यादातर नीचे आ गए हैं। अब कुछ 10-20 लोग ही ऊपर रुके और वो रोड का रेस्टोरेशन का काम भी कल से शुरू हो जाएगा। कल वी विल होपफुली बी एबल, जो लोग अपनी गाड़ी की वेट में वहां बैठे, होपफुली हम उन्हें निकाल देंगे। वहाँ राशन वगैरह सब है और इलेक्ट्रिसिटी भी बागीपुल एरिया में सारे में एक्सेप्ट जुआगी पंचायत, जहाँ एक दिन और लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन भी हो गया। समेच में आपको पता ही है कि एनडीआरएफ आर्मी की टुकड़ियां लगी हुई हैं जो कंबाइंड पूरे एरिया को सर्च कर रही हैं और वहां भी रेस्टोरेशन का काम जो है, क्योंकि वो शिमला साइड को कनेक्ट करने के लिए ज्यादा जरूरी है पुल लगना, तो वो शिमला से किया जा रहा है। बाकी वहाँ एक हमारा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल जो बह गया था, शिक्षा मंत्री ने ऑनरेबल सीएम के साथ विजिट किया था और उनसे बात हो गई है, तो उनको सेटअप करने के लिए हमने ऑल्टरनेट बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर ली है और 1-2 दिन में वो प्रपोजल चला जाएगा और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको इमीडिएटली करके, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर भी इफेक्ट ना हो, वो काम शुरू कर दिया जाएगा। जी जी, मलाना से क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी टूट गई थी, जैसे आपको पता है पानी आने की वजह से, लेकिन काफी लोग, 15 लोग कल भी पास की तरफ से आए थे पीछे लोकल्स की सहायता से। लेकिन क्योंकि एक मिक्स सिग्नल आ रहा था कि कुछ लोग वहां वॉलंटरीली रुके हैं और कुछ लोग आना चाह रहे हैं, तो आज 2 टीम्स, एक लोकल वॉलंटियर्स की लिटिल रिबेल की टीम ऊपर गई है, जो कल सुबह अगर कोई लोग ऐसा है जो फंसे हुए हैं और नीचे आना चाहते हैं, उनको साथ में रेस्क्यू करके लाएगी। साथ ही साथ हमारे चेयरमैन जिला परिषद भी एक वॉलंटियर्स की टीम के साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए डीजल और साथ में मेडिसिन एक्सेट्रा, जो क्योंकि कुछ लोकल लोग खुद भी नीचे आए हुए थे, वार्ड मेंबर्स वगैरह, उनके साथ आज ऊपर गए हैं। और हमने इसके साथ साथ हमारे पास एक सैटेलाइट फोन जो अवेलेबल था, वो भी आज शाम तक हमारे पास आ जाएगा। तो कल हम एनडीआरएफ या किसी के साथ एक सैटेलाइट फोन भी मलाना भेजेंगे ताकि वहां से संपर्क हमारा एस्टेब्लिश हो सके।
जी, लाधी गांव में क्योंकि एक पैच था जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसमें हमारा प्राइमरी स्कूल था, कुछ घर था, और सेम डे उस एरिया को इवैक्यूएट भी कर दिया था चौकी के आसपास। लेकिन वहां पे अभी काम चल रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए, वहां कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए। आज भी सीपीएस और एसडीएम ने वो साइट विजिट की है और वहाँ काम निरंतर चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर इट एज क्विकली एज पॉसिबल। वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा कि झारखंड से पानी आता है और वेस्ट बंगाल में बाढ़ आ जा रही है। हिमंता जी का कहना है कि अरुणाचल से पानी आता है, आसाम में आता है, पानी के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, तो कैसे बोल सकती हैं ममता जी? देखिए, ये तो स्टेट का मसला है, दोनों स्टेट को मिलकर बात करनी ही चाहिए। लेकिन झारखंड जो है वो पठारी इलाका है ज्यादातर, और पठारी इलाके में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है। तो दोनों स्टेट में मिलजुल कर, ताकि बंगाल को भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ भी पानी को हम लोग रोक के रख सके, क्योंकि झारखंड में भी पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पठारी इलाके हैं और आजकल डीप बोरिंग करना पड़ रहा है, 600-700 फीट तक पानी है, और यहाँ बारिश के दिनों के अलावा खेती में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर केंद्र सरकार मदद करे इस मामले में, तो झारखंड के पानी को झारखंड में ही रोककर वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करके वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वहाँ से पलायन और विस्थापन की समस्या, ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म की जा सकती है, और बंगाल को भी फायदा हो जाएगा कि वहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी। तो ये केंद्र का मसला है, इसे राज्य बात करके केंद्र के पास रखे और केंद्र उस पानी का सही इस्तेमाल करे। कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को स्वागत करता हूं। एक बड़ा सवाल आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उठाया है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता ये क्यों दिल्ली की जनता को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कि एलजी ने जो एल्डरमैन का डिसीजन लिया वो उसके लिए वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और ये कहने के बाद एक जोरदार थप्पड़ लगा है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के गाल पे। लेकिन क्या इसके बाद आम आदमी पार्टी सुधरेगी? क्या इसके बाद आम आदमी पार्टी इन सारी दुर्व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी लेगी? जिस तरह से भ्रमित किया है आम आदमी पार्टी ने, क्या उसके लिए दिल्ली से क्षमा मांगेगी? ये सारे सवाल उठते हैं। लेकिन बड़ा तो सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता कानून मानते ही नहीं है, वो पढ़ेंगे क्या? और ये एक आंखें खोलने वाली निर्णय है, और मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता भी अब जागेगी और ऐसे भ्रष्ट बेईमानों को, अत्याचारियों को, आम आदमी पार्टी के इन शीर्ष नेताओं के कृत्य को देखते हुए इनको दिल्ली की सरकार से हटा करके अपने लिए एक ऐसा सरकार चुनेगी जो सबका साथ सबका विकास का हो। विकास तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जहां जहां पर उनके विधायक जीत जाते हैं या जहां पर भी उनके सांसद जीत जाते हैं, 22 के चुनाव में आपने देखा था, सभी ने देखा था कि 22 के चुनाव में तमाम जगहों से सूचनाएं आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग धमका रहे हैं, कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो तुमको हम काट के फेंक देंगे, तुमको हम उजाड़ देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। तो ये प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की है, पूरा प्रदेश के एक एक लोग जानते हैं, और जो कुछ वहां हुआ है इस बारे में भी सब जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, किसका संरक्षित व्यक्ति है और किस पार्टी से रिलेटेड है। वो वहां लगभग 10-12 साल से समाजवादी पार्टी का ही सदस्य है और अध्यक्ष भी है, बताया जा रहा है कि वहां का नगर का अध्यक्ष भी है। तो आप अगर उस पर कोई इल्जाम आया है, किसी महिला ने इल्जाम लगाया है, तो ये डीएनए कराने की बात आज आपको कैसे याद आ रही है? आपने अपनी सरकार में डीएनए कितने करा लिए? और अगर ऐसी ही कोई परेशानी की बात है तो आप उसको आने दीजिए सामने है, और आकर सामने बात हो ना, अदालत के सामने जाइए, अदालत को फेस करिए। आप तो सब चीजों में उठाकर कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, सब कुछ आप ही लोग करते हैं। अपराध आपकी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा आपकी सरकार के दौरान बलात्कार हुए, सबसे ज्यादा आपकी सरकार के दौरान लूट और हत्याएं हुई, और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। तो इल्जाम लगाना छोड़िए, और आपको जनता ने अगर मैंडेट दिया है, मान लीजिए आप कह रहे हैं, तो अभी 27 आ रहा है ना, तो 27 में आप आइएगा मैदान में, देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि अभी ही शुरू कर दिया है सारे जनपदों में। अगर देखा जाए जहां जहां आपके प्रत्याशी जीते हैं वहां इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं और लोग भयभीत हो गए हैं। तो इस भय को खत्म करने के लिए आदरणीय योगी सरकार ने कड़ा कानून जो हमारा है उस कानून के तहत कार्रवाई करना शुरू की है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने इसके बाद 3 घटनाओं का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता थी, और दूसरी चीज उन्होंने कहा
कि ये जो डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में 2023 में अमेंडमेंट लाई थी जिसमें था 7 साल से ज्यादा की सजा मामले में होना चाहिए। तो मैं जो मांग कर रहा हूँ ये कानून के दायरे में इसकी मांग कर रहा हूँ। कानून के दायरे में कितनी सरकार उनकी चली है और कितनी सरकार हमारी कानून के दायरे में चलती है, कानून का इकबाल आज कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून का राज रहा ही नहीं, आज उसी का दंड झेल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। आज समाजवादी पार्टी की सरकार जो बाहर हुई है वो अपराध के वजह से हुई है। आपने अपराधीकरण किया, आपके बहुत कहना चाहिए दुर्दांत माफियाओं को लेकर आप लोग घूमते थे, उनको संरक्षण देते थे। आज आदरणीय योगी सरकार ने उन पर अंकुश लगाया, बिहाइंड द बार किया है अपराधियों को, और जो दुर्दांत अपराधी हैं वो इनकाउंटर में कहां गए हैं सबने देखा है। तो इसलिए ये बात कहना सिर्फ अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं आप भी जानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन आदरणीय योगी सरकार में पूरे देश में बदला है। यहां पर अमन व अमान है, लेकिन जो भी लोग ऐसे कृत्य करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें किसी तरह का कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पॉलिटिकल संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लोग भी हैं, हमारे यहां कार्रवाई सब पर हुई है, कोई को छोड़ा नहीं गया है। अगर कोई के ऊपर भी कोई इल्जाम आया है, किसी ने भी कोई अपराध किया है, कहीं पर भी कोई उसके साथ समझौता नहीं किया गया है सरकार में, कानून सबके लिए बराबर है। बोर्ड में एक बात आ रही है, वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट की चेंजेस होने वाले हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट बदलने वाले हैं जिससे प्रॉपर्टीज का मुसलमानों की कितनी हितैषी है केंद्र और यूपी की सरकार और तमाम सरकारें बीजेपी की है, इसके से छिपावा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मकसद जो है इन वर्गों को कमजोर करना हो सकता है, ताकतवर करना नहीं हो सकता। कभी हम अच्छी तरह जानते हैं। पांचों दिन आज शुरू हो गया है और हमने जो एक्स्ट्रा मशीनरी डिप्लॉय की थी अलॉन्ग विद जो हमारे सर्च की टीम है वो यहाँ पे उनका तलाशी अभियान जारी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग आज जो मलबा है उसको काफ़ी नीचे तक जो उसको सर्च किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मशीन्स द्वारा। और जो जहाँ पे भी डॉग्स हैं हमारे आर्मी के और एनडीआरएफ के, जहाँ पे उनको कोई ऐसा सेंसिटिव पॉकेट्स मिल रहा है तो उसको हम और ज़्यादा डीप एक्सक्यूट करवा रहे हैं ताकि कुछ पॉजिटिव हमें लीड मिल जाए। तो कोई उम्मीद है कि बॉडीज मिलेंगे जो मलबा है नीचे? तो क्योंकि ये यहाँ पे गांव जो अफेक्टेड हुआ है वो यहीं था, तो प्रिलिमिनरी हमारा जो है कि हमें अब कुछ पॉजिटिव ट्रेसेस मिल सकते हैं जो मिसिंग पीपल हैं। तो कोशिश वही है, आज इसको तकरीबन हमने यहाँ पे 70-80% इसको पूरा कर दिया है। तो आज शाम तक इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको चेक कर लिया जाएगा। तो कौन से इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं इसको? पोकलेन इसमें देखिए जी मशीनरी मिक्स है, मशीनरी एंड मैनुअल जो दोनों तरीके से हो, जो सर्च हो सकता है उसके साथ है। साथ साथ यहाँ पे ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, लाइव जो स्टेटस डिवाइसेस है उसकी तरह से चेक किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स हैं हमारे, उनकी मदद ली जा रही है। तो बहुत टेक्निकल एज वेल एंड जहाँ पे मैनुअली इंटरवेंशन है, मशीन जहाँ पे डिप्लॉय है वो हर तरीके से वहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है। आर्मी की गैजेट की मशीनें यूज की जा रही है नीचे बॉडीज देखने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, वो एनडीआरएफ की वहाँ पे टीम है। अगर वहाँ पे कोई लाइव अगर कोई ऐसा बेसिकली वो कोई फ्लैश अगर वहाँ पे हो तो उसको सेंस कर लेता है, इट इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो उसका भी यूज़ किया जा रहा है पूरे एरिया में। तो नंबर ऑफ मिसिंग अभी तक वही है, कोई और तो नहीं बढ़ी? देखिए फिलहाल जो अभी तक कंफर्म हो पाए हैं, जो स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, ग्राम पंचायत और परिवार नकल से जो अभी तक हुए हैं, तो वो 36 का आंकड़ा वही है। और इसको पंचायत जो यहाँ के परिवार नकल और परिवार रजिस्टर उससे वेरीफाई कर दिया गया। तो फिलहाल 36 का आंकड़ा है। तो बॉडी तो नहीं मिली अभी तक? कुछ पार्ट्स हमें हुए हैं, तो उसमें अभी कहना जल्दी होगा कि वो इसी आपदा से जो अफेक्टेड जो हैं लोग उन्हीं के बॉडी पार्ट्स हैं या मिसिंग पर्सन जो हैं या कोई और। यहाँ से 14 किलोमीटर तकरीबन आगे मिला हुआ है, तो अभी उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कुछ इस पर टेक्निकल जो रिजल्ट्स आएंगे तभी इस बारे में कुछ इसमें कह पाएंगे। सर कुछ रास्ते टूटे हुए हैं जो फ्लाईओवर से इधर से आ रहे हैं, उनका कोई काम चल रहा है कैसे? देखिए वहाँ पे सरपारा जो हमारा ग्राम पंचायत है, मशीन ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है और वहाँ पे युद्ध स्तर से वहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा काम किया जा रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। वहाँ थोड़ा पैच है जिसकी फाउंडेशन भी वहाँ से मिस हो गई है, डैमेज हो गई है, तो थोड़ा टाइम इसलिए इसी वजह से वहाँ पे लग रहा है। तो टेक्निकल क्या चीज़ फिजिबल है, पॉसिबल है एट दिस मोमेंट, उस पर टोटली वहाँ पे 3 गांव इसमें मेनली अभी कनेक्टिविटी जो है हमारे जिला शिमला के सरपारा, सुगा और कंधार जो विलेज हैं, ये अभी उस रोड की वजह से अफेक्टेड है। सर जैसे फ्रूट एप्पल का ऊपर खेती है तो सीजन भी अभी उसके लिए कोई इंतजाम किए गए, क्योंकि मंडी में जाने में जैसे लोग बता रहे थे? देखिए स्पैन का काम वहाँ ऑलरेडी चल दिया गया है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि मोटरेबल रोड, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो समय पे बिल्कुल टाइमली वो अन्नान मंडियों में पहुँच जाए। तो प्राथमिकता यही है कि हमारा रोड जिपेबल रोड प्राथमिकता पे उस पर कम्प्लीट हो जाए। देखिए मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है
और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला, और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। 1993 के एमसीडीएफ में संशोधन का हवाला दिया गया, इसमें क्योंकि राज्यपाल के पास तो शक्ति है, क्यों एडर में नियुक्त कर सकते हैं? भाई सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मुहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहां क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। आगे जो अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, आपको लगता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए से झटका लगेगा? तो उसमें जीतेंगे हम लोग, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीतेंगे। आगे क्या इसके खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? अब वो बैठ के पहले पूरा आदेश देखना होगा और क्या फिर उसके बारे में सरकार क्या करेगी वो देखेंगे। We all know that in various part of Assam, because of the demography changes, original communities like scheduled tribes, scheduled caste, post-Rajbangshi, they are becoming minority and their property is also being purchased through deploying various dubious methods. If in a particular village is surrounded by a village of a different community and then you start putting pressure on the village which is in the margin, at some point of time villagers are forced to dispose their land. 2-3 days back I was in Jharkhand. I have seen in Pakur district that how first you purchase one plot, second plot, third plot, then you surrounded the village and the villagers has no other option but to dispose of their land and translocate their residence. In Assam also, if you go to Borpeta, Dhuburi, there are a whole lot of examples that how we have lost our land, how we have lost our property. So we are bringing a law which will prohibit inter-community, only restrict land sales to inter-community. Scheduled tribe will sell their land only to scheduled tribe. Scheduled caste will sell their land only to scheduled caste, and OBC will sell their land only to OBC in the undivided Gwalpara district, where demographic invasion is now at the peak. So there are various other actions we are going to take in next 2 years. We have promised those in our manifesto, and now we are going to implement those manifesto. We will walk against love jihad, we will walk against land jihad. Our government is in process of drafting a legislation which will give higher punishment for cases of love jihad. In Assam, this is rampant. People put their Hindu name in Facebook, lure a girl, and after marriage the girl discovered that the boy is not the same boy whom I married. Victim must get adequate justice. So, Assam government, after examining various cases which we have seen in last 3, 4, 5 years, we are going to draft a legislation
which will give stringent punishment for the cases where you hide your identity, you lure a girl to marriage, and in the process you destroy the trust of the girl which she reposes in her so-called husband. That is one part of the what we have decided. एकदम बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं, और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए, कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और धौंस जमाते हैं और गलत अर्निंग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर, अयोध्या में जो घटना घटी, एक माइनर लड़की के साथ रेप की घटना घटी है, उस पर अखिलेश यादव, देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई है तो उस सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमको मालूम हुआ है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर बहुत पार्टिकुलर इस पर एक्शन लिए हैं और उसके जो कल्प्रिट हैं उसको पकड़ने का प्रयास चल रहा था, हो सकता है पकड़ा भी गया होगा, और उसके जो परिवारजन हैं उसको उचित मुआवजा की भी बात उन लोग किया है। तो कार्रवाई इस कदर हो रही है कि जिससे उसके घाव पर मरहम लगे। First of all, he said he set up a committee, right? So let's see what the committee comes up with. If there is any illegality, illegalities must be punished. But when people have lost their lives, whatever the background may be, the circumstances of their losses have to be taken into account with some human compassion when it comes to compensation and so on. But I don't want to prejudge a finding here. At the moment, honestly, I've just been there, as you know, on the weekend. The focus of everybody is on seeing what we can do about the devastation, treating the survivors, giving help psychologically to those who need it, and then continuing to look for bodies. It's a very, very difficult, tragic, painful situation. And on the illegality side, I'm not encouraging or condoning anything illegal. Whatever illegality has been found must be acted against. But right now, human lives are what we are uppermost have in our minds. In Bangladesh, a fresh violence has erupted. Many of the people have been killed, and the curfew has been imposed again. And our Assam Affairs Ministry has also given an advisory to the citizens traveling to Bangladesh to avoid the travel over there. So how do you see this? Well, certainly, I think the External Affairs Ministry must be monitoring the situation very carefully. Everything that I'm hearing is from the media, and what I'm hearing is very, very worrying. There are some serious law and order concerns there. And while we respect very much the prerogatives of the government, it is an internal affair. Nonetheless, we hope and pray that a solution will be found very quickly. And that peace and calm will return. This is a neighboring country. These are people who are our cousins, as it were, if not our brothers and sisters. And I really feel that every one of us in India would want to see peace restored as quickly as possible. So last an important question coming up in the parliament about the Waqf Board land, and the Assam CM has said that we are stopping the love jihad and the land jihad. Whoever is the Muslim who buys the land from the Hindus will have to take permission from the government. Okay. So far there has been no issuance of a supplementary list of business, and this issue is not in the list of business for today. It could always come in the course of the week. I think the questions that will come in people's mind is whether it is part of the legislative competence of the Parliament or whether it may be a violation of the Constitution for us to reopen some of these questions, which are essentially constitutional principles. I think I would leave it to the lawyers to go into that. But this larger problem of Muslim baiting that the ruling party continues to indulge in is somewhat regrettable.
It's high time that we talked of Indians all around and not people by religion. This inflammatory use of terms like land jihad. What is land jihad? You're going to convert the religion of the dharti. I mean, what talk is this? I would say this is extremely unfortunate political language in our country. We really need to focus on the well-being of all Indians and stop dividing the country on religious lines. कल जो है संरक्षण मिला हुआ था, एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले को देख रही है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने एक इलीगल हैबिटेशन वहां पर था, उस जगह पर जहां ये हादसा पेश आया है। इस तरह देखिए, अब तो जांच रिपोर्ट से पता चलेगा क्या स्थिति वायनाड में, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। मैं यही कहूंगा कि भारत सरकार के मंत्रियों को उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जाए पहले बयान देने के पहले जाके तो देखें, कोई गया? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए, बाकी सब तो कोई गए नहीं यहाँ से। इनको न कोई वायनाड से न केरल से कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के वहाँ कुछ है नहीं, तो सोचते हैं कि क्यों जाए वहाँ पे। यहाँ से राजनीतिक बयान देते रहते हैं। तो ये भाजपा की समस्या ये है कि किसी की कोई मदद नहीं करते आपदा में, सिवाय उस पर भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। संशोधन बिल आ रहा है, क्या कहेंगे? आज उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इस नाते है कि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अपने ढंग से कानून चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। इस नाते सरकार कानून लेके आ रही है कि उसका कहीं अगर गलती हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसमें दखल अंदाजी सरकार का होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। वो उसके लिए नहीं विरोध कर रहे हैं, वो खाली मुसलमानों को वोट लेकर के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो 4 बार सरकार थी, तो 4 बार में पुलिस की भर्ती में तो मुसलमान को वोट लेना होता तो बोरा का बोरा ले लेते हैं, और जब हिस्सा देना होता तो खाली जोरा थमा देते हैं कि लेके घूमो। तो बतौर मंत्री, आप वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही, 100% सही है। इतिहास लिखा गया जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो जनसंघ के जमाने से आप लोग कह रहे थे, और राम मंदिर भी से जुड़ा हुआ दिन। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार। और जो पाकिस्तान से शाह करते हैं, उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, वहां आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है। और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश, क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। हमें बहुत संतोष है कि 5 साल गुजर गए, और वो लोग कहाँ हैं भारत में जो रोज रोज आशंका, कश्मीर में आग लग जाएगी, देश टूट जाएगा। 5 साल का तो उनके भी कुछ पूछने की जरूरत है। तो जेएनयू के आसपास घूमते हैं, अच्छा उनका मिजाज कैसा है? अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जो पीडीए चुनाव में करते करते थकी नहीं, आज जब 12 वर्षीय निषाद समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी 65 वर्षीय मोईद खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, फैजाबाद सांसद की टीम का हिस्सा है, वो बलात्कारी है, तो वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इससे पहले किसी अपराधी का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट और किसी विक्टिम का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराने की बात समाजवादी ने की है? इसका मतलब कि सेक्युलर संरक्षण देना है, क्योंकि अब पीडीए पर वोट बैंक भारी है। और ये मोईद खान को अभी तक अखिलेश जी निकाल नहीं पाए पार्टी से, उल्टा समाजवादी पार्टी के गुर्गे और गुंडे जाकर इस परिवार को धमका रहे। परिवार का वर्जन भी सामने आया है कि कैसे उनको धमकी दी जा रही है केस वापस लेने के लिए। सवाल यह भी पैदा होता है कि दलितों की, SC ST की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी, खड़गे जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा, ममता दीदी और सारे जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, उनके भी मुंह पर कौन सी गोंद लगी हुई है कि वो एक बार भी इस पूरे विषय पर अखिलेश जी को नहीं कह पा रहे हैं कि अखिलेश जी अपनी बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता को छोड़कर ये मोईद खान को पार्टी से लात मारकर निकालिए। ये दिखाता है कि महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा पर
ये पीडीए वीडीए सब बाहर चला गया, किनारे हो गया और वोट बैंक को ऊपर रखा है अखिलेश यादव जी ने। ये शर्मनाक। आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ? कैसे देखते हैं? धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी, जिन व्यवस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया गया, इस धारा को समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के संकल्प को पूरा किया और देश के अंदर एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को मोदी सरकार ने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का राष्ट्र हित में लिया गया ये निर्णय था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को देश के संविधान द्वारा दिए गए लाभ यहां प्राप्त हो रहे हैं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इनने छेड़ा है, अब इन्हें छेड़ा दिए। सुन लें मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए।
आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री